तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें आप एप्लीकेशन देखेंगे मीन का, वेरिएंस का, स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 15 टफ लगे तो आप क्वेश्चन नंबर 16 भी कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 को एनसीईआरटी वालों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के रखा है। हमारे हिसाब से इतना बड़ा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इन्होंने कैसे बना दिया पता नहीं, लेकिन आपके सामने है क्योंकि एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, ये काफी छोटा है, और क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 भी करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हो गया 15। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज अ सर्टेन प्रपोजल। ये क्वेश्चन पढ़ के तो ऐसे लग रहा है कि हम लोग लोकसभा में बैठे हुए हैं और कोई प्रस्ताव पारित हो रहा है। तो जो मोदी जी के पक्ष में है वो 70% लोग हैं, और जो विपक्ष में है यानी कि उनको जो विरोध कर रहे हैं वो 30% लोग हैं, ऐसे मान के चलिए। जब लोकसभा होती है, अंदर जो चलती है बिलिंग सेशन चलती है, तो उसमें स्पीकर जब बोलता है तो बहुत आपस में वो लोग झगड़ा भी करने लगते हैं। इतना झगड़ा होता है कभी कभी कि उसको रद्द करना पड़ता है वहां पे। चलिए फिलहाल यहाँ पे रद्द करने की कोई भी प्रॉपर्टी लगना है नहीं है, तभी बोला मैंने x इक्वल टू 0 भी है। In a meeting 70% of a member favor and 30% oppose a certain proposal। लिखा है a member is selected at random and we take x equal to 0 if he opposed। ओके, इसने रैंडम वेरिएबल बता दिया है भाई कि रैंडम वेरिएबल x वही होगा जो अपोज कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा नहीं, क्वेश्चन छोटा है। इसने क्वेश्चन खुद ही बता दिया कि x इक्वल टू 0 वाला क्या है, इफ ही अपोज्ड, ठीक है ना। तो बच्चों अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए x इक्वल टू 0, तो वो अपोज्ड वाला कितना है 30%, यानी कि 30/100, यानी कि ये हो गया 0.3, ठीक है। और अगर आपने ले लिया x इक्वल टू 1, तो उसका मतलब x इक्वल टू 0 जब अपोज कर रहा है तो x इक्वल टू 1 क्या हो गया, वो अपोज नहीं करेगा। तो इसका मतलब वो 70% क्वेश्चन में तो पहले ही गिवे, इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। तो 70/100 दैट इज 0.7। ये हम नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक x इक्वल टू 0 इफ ही अपोज्ड एंड x इक्वल टू 1 इफ ही फेवर। इसलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा। उसने खुद ही आपको सारा डाटा क्रिएट करके दिया है कि x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, x इक्वल टू 1 का क्या मतलब है। मैं अपनी तरफ से कोई भी डाटा नहीं बना रहा हूं, जो क्वेश्चन में लिखा है वही मैंने आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख करके दिखा दिया। तो तुम कहोगे सर इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो सिर्फ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के लिए है। हाँ, तो क्वेश्चन में बचा गया, क्वेश्चन तो एक झटके में हो जाएगा। बस धीरे धीरे जो सिखाया था फॉर्मूले वगैरह, पीछे सिखाए थे ना फॉर्मूले वगैरह, उनको धीरे धीरे लगाओ और थोड़ा सा साफ सुथरा काम करो तो आपको नंबर भी मिल जाएंगे और काम भी हो जाएगा। ये x हो गया, ये px हो गया, ये 0, ये 0.3, ये 1, ये 0.7। चलिए सबसे पहले बच्चों हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। चलिए मीन यही बगल में निकाल लेते हैं। मीन का तरीका क्या बताया था, मीन होता है जैसे समेशन fi xi लिखते हैं वैसे ही मीन को रिप्रेजेंट करते हैं ex से। तो जिन्होंने फॉर्मूले अभी भी नहीं रिवाइज किए हो या नहीं समझे हो तो अब यहाँ पे वो दोबारा देख सकते हैं। ये हो गया समेशन xi pxi, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आई बच्चों, ये 0 इंटू 0.3 प्लस 1 इंटू 0.7, तो कितना आया ये वैल्यू आई 0.7। तो बच्चों देखो आपने मीन कितनी जल्दी निकाल लिया। मीन के बाद होता है वेरिएंस। तो मैंने बताया था वेरिएंस आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, पहले आप ये निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि xi का स्क्वायर करेंगे और pxi से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी लग रहा है, ये हो गया। तो तुम कहोगे ये तो डायरेक्टली सर हम कर लेंगे, 0 का स्क्वायर 0 होता है,
तो 0 इंटू 0.3 और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, यानी 1 इंटू 0.7। तो ये तो सर सेम ही हो गया, तो कोई दिक्कत क्या है? तो 0.7 आ गया, तो अच्छी बात है ना। तो वेरिएंस एक्स, वेरिएंस का क्या फॉर्मूला बताया था? ई एक्स स्क्वायर माइनस मीन, मीन का होल स्क्वायर। चलो, तो ये वैल्यू कितनी है? 0.7, और ये वैल्यू कितनी है? 0.7 का स्क्वायर। कितना है बच्चों ये? 0.7 माइनस 0.49, ये वैल्यू निकल के आई है 0.21। आ गया। इसने स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा ही नहीं है, तो हम काहे के लिए अपना सरदर्द लें। लेकिन अगर पूछता तो स्टैंडर्ड डेविएशन लिखने में जाता क्या है, लिख देते हैं। वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, और ये वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 0.21। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से हर बच्चे को समझ में तो आ गया होगा कि यार क्वेश्चन बहुत इजी था। तो बच्चों, मीन और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन एकदम वाहियात बन जाएगा। वो तो मैंने एक ऐसा आपके पास एग्जांपल उठाया ताकि आपको मैं सारी चीजें उसमें डिस्क्राइब करूं एक एक करके, क्योंकि काफी सारे बच्चों का प्रीवियस लेक्चर वगैरह कंप्लीट नहीं है, इसलिए हो सकता था समझ में ना आए, इसलिए मैंने काफी बड़ा सा क्वेश्चन लेके उसमें सब कुछ बताया। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो गया है। तो जिन बच्चों के पास बुक्स वगैरह है वो क्वेश्चन नंबर 16 को भी धीरे धीरे करना स्टार्ट करें। जिन बच्चों के पास बुक्स है वो क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करें, और बुक्स नहीं है तो मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप करो आराम से। क्वेश्चन नंबर 16, तो देखने में तो ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन करिए आप इसको। चलिए भाई स्टार्ट करें। ये है आपका क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाई हैविंग रिटन 1 on 3 faces, 2 on 2 faces and 5 on 1 face। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मीन ऑफ द नंबर्स, यानी ये तो बात क्लियर होगी, आपको मीन निकालना है। मीन का स्टैंडर्ड आप जानते ही कैसे मैं लिखता हूं। द मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन throwing a die having written 1 on 3 faces, यानी कि ये कैसा डाई है, उसके 3 फेसेस पे 1 लिखा हुआ है, यानी फेयर डाइस नहीं है शायद। 2 फेसेस पे 2 लिखा हुआ है और एक फेस पे 5 लिखा हुआ है। बहुत ही अजीब किस्म का डाई है ये तो उसका मीन निकालना है। द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग अ डाई, यानी अगर हम डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 5 आएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, इसका डाइस जो है फेयर डाइस नहीं है, ठीक है। यहां पे सबसे पहले लिख लो, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल। सर आंसर बी है। हाँ बेटा, बी आंसर है। लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग अ नंबर ऑन डाई, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस में टोटल नंबर कितने होंगे? 6 नंबर है। चलिए, तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले x इक्वल टू 1। चलिए, तो अगर 1 आएगा तो 1 कितनी फेसेस पे है? 3 फेसेस पे है, तो ये हो जाएगा 3/6, यानी कि 1/2। अगर 2 आएगा तो 2 कितनी फेसेस पे है? 2 फेसेस पे है, ये देखो लिखा हुआ है 2 on 2 फेसेस लिखा है ना, तो ये 2 फेसेस में है, तो 2/6 यानी कि 1/3। यानी सारा काम डाइस की तरह है, बस डाइस में जो फेसेस पे लिखे हुए नंबर्स हैं वो बदल रहे हैं, बस 1/6।
तुम कहोगे सर क्वेश्चन तो हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। अब आपको फीलिंग आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव जिसने बनाया है उसने बना के गलती नहीं की, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता था, ठीक है, तभी बनाया गया है। ओके, तो ये x हो गया, ये px हो गया, ठीक है। 1 2 5, 1/2, 1/3, 1/6, ठीक है। तो कहोगे सर मीन निकालना है, मीन तो आप कम से कम 5 बार तो बता ही चुके हैं मीन, तो सर लिख ही लेंगे। मीन जो होता है वो होता है समेशन xi pxi, ठीक है। तो बस अब कर लो अपना, मेरा क्या काम इसमें। 1 × 1/2, 2 × 1/3, 5 × 1/6, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके आंसर आएगा 12/6, 12/6 यानी कि 2, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज बी। तो बी पार्ट इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर माना जाएगा। तो बच्चों बी पार्ट इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज 13.4 है वो मैंने आपको काफी देर तक काफी अच्छे से समझा दी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल, इन सब का क्या मतलब होता है, काफी मैंने अच्छे से बता दी। तो बच्चों अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे टर्म 2 का, तो टर्म 2 सिलेबस में यहीं तक है आपका जो रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपने अभी तक अपने टर्म 2 का सिलेबस नहीं देखा है तो जस्ट वेट करिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसलिए सिलेबस वगैरह ग्रुप में डाल देता हूँ ताकि आप सिलेबस ध्यान से देखो, तो हर बच्चा हमारे साथ अभी बना रहेगा। तो एक बार हम लोग सिलेबस भी चेक कर लेते हैं। तो ये बच्चों सिलेबस में जस्ट मैंने अभी ओपन कर दिया है। तो ये केमिस्ट्री का खुल गया है, ये मैथ्स का। तो बच्चों ये मैथ्स का सिलेबस है आपका, आप देख लीजिए पढ़ने का क्या तरीका है, क्या क्या सिलेबस में है आपका। तो बच्चों ये आपका सिलेबस है। कैलकुलस 18 मार्क्स, वेक्टर 3D 14 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स। तो आप जो कर रहे थे वो प्रोबेबिलिटी थी, टोटल 40 मार्क्स का हो गया। इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर का 50 नंबर हो गए। इंटीग्रल्स आपने कर लिया है, तो इंटीग्रल्स पे आप टिक मार्क कर सकते हैं, इंटीग्रल्स हो गया है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये भी हो गया है, बल्कि आपने ज्यादा ही कर लिया है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपने कर ली है। डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस सॉरी लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी है सब आप कर चुके हैं। वेक्टर 3D भी कर चुके। प्रोबेबिलिटी, तो बच्चों मैं बात कर रहा था आपसे प्रोबेबिलिटी की, अगर आप थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी भी 1 मिनट ध्यान देंगे तो मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें लिखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देखिए इसमें लिखा हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस्ड थ्योरम। और अभी आपने बच्चों क्या पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा है रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो समझ में आया बच्चों क्या पढ़ा है अभी? तो मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों इसके आगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो नहीं, लेकिन वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। यस बेटा बोलिए। सर पीसीएम के जितने भी टर्म 2 के वर्कबुक के सॉल्यूशन से वो अपलोड कर दीजिएगा। हाँ हाँ बेटा कर देंगे। इसके अलावा बच्चों ये जो टेक्स्ट बुक होती हैं, तो ये टेक्स्ट बुक आप देख सकते हैं कौन कौन सी टेक्स्ट बुक आपको रेफर्ड करनी होती है, वो भी यहाँ पर सब दी जाती है। यानी आप मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी तो यूज करते ही हैं, और एग्जाम्पलर मैं डाल ही देता हूँ। तो ये बुक्स आपको यूज करनी होती हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बच्चों जेईई मेंस का सिलेबस वगैरह डाउनलोड किया हो, तो जब आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी प्रिस्क्राइब्ड बुक्स लिखी हुई है। तो उसमें भी प्रिस्क्राइब्ड बुक्स में एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम, तो जो कंपलसरी सेक्शन है वो हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से आप कोई भी प्रिपरेशन करें, सिलेबस अपने सामने रखिए। सिलेबस आपको जरूर पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप सब कुछ पढ़ते रहें और जो आना है वो पढ़ा ही नहीं। तो सिलेबस को जरूर मार्क करिए और जरूर ढंग से पढ़िए।
तो जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं चल रही है, तो दूसरे भी एग्जाम्स होते हैं, उनका सिलेबस डाउनलोड करिए, उनके सिलेबस में देखिए क्या क्या आता है, उसमें से निकालने की कोशिश करिए। बस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ध्यान से पढ़िए, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग वापस अपनी जगह पे आते हैं, और वापस अपनी जगह में आने के बाद चलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बच्चों कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं ताकि कुछ आइडिया तो लगी जाए। तो 13.5 ये एक्सरसाइज है, तो 13.4 हम लोग ने कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 13.5। दिस इज योर एक्सरसाइज 13.5। तो बच्चों ये 13.5 ये भी काफी बड़ी सी एक्सरसाइज है, लेकिन आपको कुछ बेसिक आइडिया इस एक्सरसाइज का जरूर होना चाहिए। चलिए, तो एक्सरसाइज 13.5 है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, एक्सरसाइज 13.5। तो दिस इज योर एक्सरसाइज 13.5। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बस बच्चों पेशेंस रखिए, थोड़ी देरी और क्लास चलनी है, बस आधे घंटे का पेशेंस रखो, उसके बाद सबको छोड़ देंगे। चलिए भाई, तो ये आपका बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोग ने तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया पहले ही ले रखा है, तो आप चाहे तो इस क्वेश्चन को आप बहुत स्पीड से भी कर सकते हैं। तो क्या है बच्चों क्वेश्चन में, पढ़ें। क्वेश्चन है, a die is thrown 6 times. If getting an odd number is a success, what is the probability of 5 success, at least 5 success, at most 5 success? तो तुम कहोगे सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में के आगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको डिफाइन करते हो p at x equal to r NCR p की पावर r q की पावर n माइनस। क्या सभी बच्चे इसको जानते हैं? यस सर। p at x equal to r NCR p की पावर r q की पावर r, जहां पे p होता है नंबर ऑफ सक्सेस, q होता है जो सक्सेस ना हो उसको q कहेंगे। सर 6c5 1/2 की पावर 5 into 1/2। हाँ बेटा भी करते हैं। तो बच्चों ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये होता है, और अगर आप क्वेश्चन समझें कि क्वेश्चन में आपको ये कब यूज करना है, क्योंकि एग्जाम में तो लिख के नहीं आता है कि कब यूज करें कब नहीं यूज करें, तो इन क्वेश्चंस की पहचान ये होती है कि यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट जो होता है वो एक्सपेरिमेंट कई दफे रिपीट किया जाता है। ऐसे समझो ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अगर ये अप्लाई हो रहा है तो समझ लो ये कोई सरफिरा या कोई पागल आदमी है उस टाइप के वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, तभी आप समझ लीजिएगा। सरफिरा आदमी क्या करता है, जैसे देखो ये डाई को 6 बार करना है, अब ये पागल हुआ कि नहीं हुआ? अब थोड़ी देर क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ते रहोगे, अब डाई छोड़ो, ये 6 बार छोड़ो, ये 20 बार भी करेगा, 25 बार भी करेगा, 30 बार भी करेगा। ठीक है, तो हम लोग को इनके 25-30 टाइम्स रिपीटिशन से मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ उसके एक्सपेरिमेंट से एक ही दफा से मतलब होता है, उसके 6 बार करने से मतलब नहीं होता है। तो अगर हम किसी डाई को एक बार थ्रो करते हैं तो गेटिंग एन ऑड नंबर वो होगा 3/6 1/2, और अगर आप p निकाल चुके हैं, p को सक्सेस कहते हैं, तो q क्या होगा 1 माइनस p विच इज इक्वल टू हाफ। तो आप उस एक्सपेरिमेंट को 100 दफे या 6 दफे या 20 दफे नहीं देखेंगे, आपको उस एक्सपेरिमेंट को एक ही बार सोचना है कि अगर हम इसी डाइस को एक बार थ्रो करते तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती, ऑड नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती, उसको p और q मान लेते और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा लेते, और आपका क्वेश्चन धीरे धीरे होता चला जाता। तो जब क्वेश्चन में सरफिरे लोग आ जाते हैं, यानी एक ही एक्सपेरिमेंट को मान लो कई दफे रिपीट करने लगे, तो समझ लेना वहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको लगाना है। ठीक है, ये इनकी पहचान होती है। अब आप ये समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे। जैसे एक बच्चे ने बहुत स्पीड में आंसर दिया, उसका आंसर वैसे सही था। तो अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करना स्टार्ट करें कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पहले बना लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा p at x equal to r, कई लोग r भी लिखते हैं, कई लोग x भी लिखते हैं, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो वो होता है NCR, तो n की जगह क्या आएगा, यहाँ पे 6 है, 6CR p
p क्या है, हाफ, हाफ की पावर r, p की पावर r, एन q की पावर n माइनस r, यानी कि n क्या है बच्चों, 6 माइनस r। तो बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका तैयार हो गया। अब बच्चों जो बच्चा ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर कर लेता है वो सारे क्वेश्चन खटाखट बहुत स्पीड से कर लेता है, उसको टाइम नहीं लगता। जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखा है 5 सक्सेस, तो आप p लिखेंगे, बंद करो उसको। तो एक सेकेंड, यहां पे लिखो 5 सक्सेस। तो 5 सक्सेस क्या होगा, 5 सक्सेस हो जाएगा आपका 6c5, यानी आप क्या करेंगे, x की जगह 5 पुट कर देंगे, 1/2 की पावर 5 एंड 1/2 की पावर 6 माइनस 5, ये बच्चों हो जाएगा आंसर। ये हो गया 6c5 1/2 की पावर 6, ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में लिखा है p एट लीस्ट 5 सक्सेस, दैट इज एट लीस्ट का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 5 हो या 5 से ज्यादा हो। तो बच्चों जब वो ट्रायली 6 बार कर रहा है तो एक बार 5 बार लोगे और एक बार 6 बार लोगे, 6 से ज्यादा तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि वो उसका ट्रायली 6 बार है, उससे ज्यादा है ही नहीं। तो बच्चों अब यहाँ पर आप वैल्यूज वगैरह अपने हिसाब से पुट कर लीजिएगा। जब वैल्यूज पुट करिए, जरा मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। इसको लिख लो 6cr 1/2 की पावर 6 माइनस r प्लस r, यानी कि 6। इसको आप ऐसे लिख लो, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 पे हो जाएगा 6c5 1/2 की पावर 6 प्लस 6c6 1/2 की पावर 6, ये हो गया। थर्ड पार्ट का आंसर निकाल लेते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एट मोस्ट 5 सक्सेस। तो एट मोस्ट 5 सक्सेस हम लोग को निकालनी है। कैसे निकालेंगे, एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेस हो, 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब p जो है r इक्वल टू 0 से 4 तक 5 तक समेशन लगा दें। हाँ, या ऐसे करते हैं बेटा, हमने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, सारे x पे यानी x इक्वल टू 0 से लेकर के 6 तक सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। तो आप 0 से लेकर के 5 तक ना निकाल के, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 1, तो ऐसे करके आपने 6 ट्रायल्स किए हैं। ये जो सम होता है बच्चों, ये सम होता है 1। अब आपको चाहिए कहां से कहां तक, आपको चाहिए लेस देन इक्वल टू 5। तो लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब हुआ कि 0 से लेके 5 तक चाहिए। तो 0 से लेके 5 तक अगर आपको चाहिए, यानी कि यहां तक आपको चाहिए, एक टर्म में और भी लिख देता हूं, जस्ट वेट, यानी कि ये आपको यहां से लेकर के यहां तक वैल्यू चाहिए। अगर यहां से लेके यहां तक वैल्यू चाहिए तो आप क्या करो, ये वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्टली 1 माइनस p एट x इक्वल टू 6 कर दो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे आपका आंसर थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे और ये आंसर आएगा। तो ये निकल करके आ जाएगा बच्चों 1 माइनस 1 अपॉन 64, 1 माइनस 1 अपॉन 64 हो जाएगा 63/64। तो बच्चों ये होता है क्वेश्चन करने का मेथड। क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सभी को आसान लगा होगा। जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं मैंने एक्सप्लेन काफी ज्यादा की है, लिखने का मेथड भी आपको सिखाया है, तो समझ में तो फिलहाल सभी को आ गए होंगे। और करना चाहे तो इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते, दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन सर किस तरह से बार बार कर रहे हैं। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी अटेम्प्ट करें अपने आप से। मैं आपको लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ध्यान से देखिए, ये है क्वेश्चन।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ गया, करना स्टार्ट करिए जरा सभी लोग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड अ सक्सेस। तो बच्चों पेयर ऑफ डाइस को आप 4 बार ना सोचिए, आप ये सोचिए कि पेयर ऑफ डाइस को एक बार थ्रो किया गया है और अगर डबलेट आता है तो वो सक्सेस है। तो जो डबलेट होता है वो होता है 1,1, 2,2, 3,3, 6,6 लाइक दैट। तो अगर आप डबलेट देखेंगे तो टोटल 6 डबलेट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक ही एक्सपेरिमेंट को 4 दफे रिपीट किया गया है। ये 5 दफे भी हो सकता था, 10 दफे भी हो सकता था, 15-20 टाइम्स कुछ भी हो सकता है। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे तो आप समझ जाइएगा कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। Let x denote the number of times of getting doublets in an experiment of throwing two dice simultaneously 4 times. ठीक है। तो सबसे पहले P आप समझ चुके हैं 6/36, क्योंकि डबलेट जो है 36 में से 6 होते हैं, यानी कि 1/6। तो Q होगा आपका 1 - P, यानी 1 - 1/6, दैट इज 5/6। नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी n की वैल्यू 4 हो गई। तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन P at x = R हो गया, NCR P की पावर R यानी 1/6 की पावर R, Q की पावर यानी 5/6 की पावर n - R। ये है बच्चों आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा स्कोर सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो आपकी मर्जी, आप कर लीजिएगा। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, यानी कि इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें R की जगह आप 2 पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 4C2 1/6 की पावर 2 5/6 की पावर 4 - 2, 4 - 2 is 2। तो बच्चों ये आपका बन जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4C2 की वैल्यू 6 होती है और बाकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आंसर यही आएगा जो पीछे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 25/2/6। और कोई आंसर इसमें ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो इजी है। इसमें कभी कभी कार्ड्स वाले क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, है ना। इसमें कभी कभी कार्ड्स वाले क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं एग्जाम में। तो ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो कभी कभी जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं या स्कूल के एग्जाम्स जो लोग लेते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत सिलेबस के ऊपर चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा पता हो, छूटे आपका कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक स्किप कर लेते हैं, या तो 3 भी वैसा ही है, 4 कर लेते हैं, 4 वाला कार्ड वाला क्वेश्चन। तो बच्चों ये 4th क्वेश्चन कार्ड वाला है, जिसका नाम ले रहे थे वो है क्वेश्चन यही वाला कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4th, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपका, ठीक। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो बच्चों बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा 10 मिनट का। इसमें लिखा है 5 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली। नो, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक बच्चों विद रिप्लेसमेंट होता है, एक विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो फिर ये क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ना होता,
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आ रहा है तो उसको विद रिप्लेसमेंट ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 cards are drawn successively with a replacement from a felt shuffled deck of 52 cards. What is the probability that all 5 cards are spade? ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले इसमें x को रिप्रेजेंट कर दो। तो सबसे पहले लिखो कि let x represent the number of spade। कौन सा कार्ड चाहिए? स्पेड। तो नंबर ऑफ स्पेड लिखोगे, ठीक है। लेट x represent the number of spade cards among the 5 cards drawn, among the 5 cards drawn, ठीक है। ऐसे रहेंगे बच्चों। आपके पास क्या निकालना है यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो पहले p निकालना। अगर ताश का 52 पैक होता है, 52 कार्ड का पैक, तो अगर हम उसमें से एक स्पेड का कार्ड निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? स्पेड के 13 कार्ड होते हैं, 1/4 13 अपॉन 52, दिस इज 1/4। तो Q होगा 1 - P, यानी 1 - 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। और यहाँ पर 5 कार्ड निकाले गए, यानी ये नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो 5। तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी P at x इक्वल टू R हो गया NCR P की पावर R Q की पावर n - R। ये बच्चों आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तैयार हो गया, ठीक है। तो बच्चों बस हो गया क्वेश्चन। अब आप इसको करना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, यानी कि जो पांचों के पांचों कार्ड वो स्पेड के, यानी कि सीधा सीधा R की जगह 5 डाल दो। तो फर्स्ट पार्ट हो गया P at x इक्वल टू 5, हो जाएगा 5C5 1/4 की पावर 5 3/4 की पावर 5 - 5 मतलब 0। उसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं एक मिनट पहले पार्ट का आंसर देख लूं। 1/1296। पीछे जो इसका आंसर दिया है वो दिया है 1/1024। आप लोग चेक कर लीजिएगा, पीछे इसका आंसर दिया है 1/1024। सही तो है। 5C5 हो गया 1, 3/4 की पावर 0 1 हो गया। जो 1/4 है उस 4 को लिख दो 2 स्क्वायर। सही है सर। तो 2 का स्क्वायर जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 की पावर 10 होता है। तो 2 की पावर 10 तो 1024 ही होता है, सही है। ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, यानी कि x इक्वल टू 3 डाल दो। ये कौन सा बड़ा काम है, तो बड़ा आसान काम हो गया। यानी कि x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 पे हो जाएगा 5C3 3/4 की पावर, यहाँ 2 आएगी, ये 3 हो जाएगा। एक सेकेंड। सही है। तो बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये पीछे आंसर दिया 45/512, ये आंसर आएगा। थर्ड पार्ट चेक करते हैं क्या गिवन है। थर्ड पार्ट में गिवन है नन इज स्पेड, कोई स्पेड हुई नहीं, तो x इक्वल टू 0, यानी कि 5C0 3/4 की पावर 5 1/4 की पावर 0 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये पीछे आंसर दिया है 2 5C0 1 होता है 243/1024। तो बच्चों इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गए होंगे, बहुत कोई टफ क्वेश्चंस तो नहीं है, क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी हैं। तो सभी लोग क्वेश्चन को देख लें, एक बार रिव्यू कर लें।
हो गया सर। ठीक है, तो बच्चों उसमें सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही हैं, बार बार वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन हैं, तो वो आप कर लेंगे, ऐसा उसमें बहुत कुछ टफ काम लग नहीं रहा है। चलो 5 मिनट बचे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कोई, सारे हो जाएंगे वैसे। देखो एग्जाम वाले बोर्ड वाले जो बंदे होते हैं पेपर बनाते हैं, इनको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पसंद है, जो इंक बहुत कम खर्च करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बिल्कुल भी इंक नहीं यूज हुई है। देखो कितना छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 exactly twice in 7th row of a die. Find the probability of getting 5 exactly twice in 7th rows of a die. तो तुम कहोगे डाइस को 7 बार फेंका गया है, ठीक है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए 7। तो लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, probability of getting 5 exactly twice. Find the probability of getting 5 exactly twice in 7th rows of a dice. तो यहाँ पर P जो होगा 5 आने की प्रोबेबिलिटी है, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, Q हो जाएगा 1 - 1/6 5/6। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो बना ही लेंगे, P at x equal to R NCR P की पावर क्या होता है, P की पावर R और Q की पावर N - R, Q की पावर N - R, ये बन गया। अब ये कह रहा है एग्जैक्टली ट्वाइस, तो एग्जैक्टली ट्वाइस का मतलब हो गया R की जगह 2 पुट कर दो। कितना छोटा क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था। चल 7 - 2 हो गया, इसको सॉल्व कर लो बच्चों। उसको जैसे ही सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर दिया पीछे चेक कर लेते हैं। पीछे आंसर दिया 7/12 इंटू 5/6 की होल पावर 5, ये आंसर दिया।